जब हम स्कैम की बात करते हैं तो एक एस्पिरेंट छोटे से जगह से लेकर के हर जगह कोई ना कोई इससे मार्केट कर रहा है। करोल बाग में फूड स्टॉल पे देखो तो हर चीज दुगनी तिनगुनी दाम पे मिल रही है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। तो आखिरकार में ऐसा क्या है कि पूरा का पूरा मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट के बेस में ही टिका हुआ है। और वो जो है उसको मार्केट ऐसी चकाचौंध दिखा देती है कि नहीं, आपका अगर क्लियर होगा इसी जगह पे हो सकता है और कहीं क्लियर नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो रील्स और जो शॉर्ट्स और जो इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं कि एक आईएएस ऑफिसर गेट खोला, उतर करके आ रहा है, जा रहा है। हर दिन 100 की संख्या में स्टूडेंट्स दिल्ली आते हैं एक नए ड्रीम के साथ कि उनको यूपीएससी क्लियर करना है और उनको आईएएस बनना है। हम सबको पता है कि जितने सारे एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में सीट्स बहुत कम है। कितनी सीट्स है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने एप्लीकेशंस जा रहे हैं, आई थिंक आप सबको पता है। वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस दैट। पर सबसे इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, कितने जो भी एस्पिरेंट्स दिल्ली आ रहे हैं, इन एस्पिरेंट्स के ऊपर में सिर्फ एजुकेशनल इंडस्ट्री नहीं टिकी हुई है। इन एस्पिरेंट्स के ऊपर में तमाम इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल फूड एंड क्लोथिंग, फॉर एग्जांपल हाउसिंग, रेंटल्स एंड मेनी मोर, सबका धंधा पानी सिर्फ इन स्टूडेंट्स के थ्रू चल रहा है, क्योंकि इनको यूज करके पूरी की पूरी मार्केट सस्टेन कर रही है। आखिरकार में ऐसा क्या है कि यूपीएससी के सर्कल से 5 साल 6 साल होने के बाद भी एक एस्पिरेंट को क्विट करने में जितना टफ होता है उससे ज्यादा टफ इन बड़े बड़े कोचिंग्स को हो रहा है जो करोल बाग और मुखर्जी नगर में अपना बेस बना करके बैठी है। क्योंकि वो कोचिंग है जिन पे एस्पिरेंट ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मार्केट रुका हुआ है। इसी चीज के ऊपर में डिस्कस करेंगे और उसी के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट में अवेलेबल है चंदन। हेलो एवरीवन। So basically, this is the first podcast of the channel, and thank you so much, Chandan, for coming to the podcast. वेलकम। So, like, you have been in Karol Bagh for the last 5 years. जी। You have seen the Karol Bagh, especially the time जब कोविड के पहले का सिचुएशन था और कोविड के बाद का सिचुएशन है। इन पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है एक एस्पिरेंट के लाइफ में आफ्टर द कोविड क्या चेंजेस देखने को मिले, एंड स्पेशली टू दैट पार्ट ऑफ स्कैम। जब हम स्कैम की बात करते हैं तो एक एस्पिरेंट छोटे से जगह से लेकर के हर जगह कोई ना कोई उससे मार्केट कर रहा है। करोल बाग में फूड स्टॉल पे देखो तो हर चीज दुगनी तिनगुनी दाम पे मिल रही है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। तो आखिरकार में ऐसा क्या है कि पूरा का पूरा मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट के बेस में ही टुका हुआ है, एंड स्पेशली वो कैसे वहां से खत्म हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को जाननी होगी कि सबसे भोला आदमी इस दुनिया में कौन है? एक स्टूडेंट है। अगर वो एक सपना देख लेता है तो उसको मूर्ख बनाना और ज़्यादा इजी हो जाता है। तो वही, क्योंकि वो सपना लेके आ रहा है और वो जो है उसको मार्केट ऐसी चकाचौंध दिखा देती है कि नहीं, आपका अगर क्लियर होगा इसी जगह पे हो सकता है और कहीं क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन हमने कई लोगों को ऐसे भी देखा है जिन्होंने किसी गांव में रह के भी तैयारी की और फिर भी एग्ज़ाम निकाला है। तो ये चीज़ चल रही है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये दिक्कत आती है कि जब वो नए नए यहाँ पे आते हैं उनको कुछ पता नहीं होता। तो लोग जो है उनको रूम कुछ और दिखाते हैं, रूम कुछ और दे दिए जाते हैं। उनको एरिया ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पे वो रह ही नहीं सकते। रूम इतने ज़्यादा स्मॉल होता है कि वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती। मतलब अगर हम पार्टिकुलरली बात करें तो इतने किस तरीके के स्कैम्स है जो कि एस्पिरेंट को देखने को मिलते हैं जो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उसको ड्रेन कर रहे हैं? पहले तो कोचिंग जो है उस केस में अगर हम देखें तो उसको एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ता है। कोचिंग, मोस्ट ऑफ द कोचिंग जो है वो काफ़ी चीज़ें लिख देती हैं कि हम ये भी दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो उसका कोई फ़ायदा ऐसा हमें नहीं दिखाई देता। दूसरा ये है, फिर जब वो रहने के लिए घर लेता है तो उस केस में उसको स्कैम होता है, क्योंकि वो जो मार्केट रेट चल रहा है उसको उससे डबल में मिल रहा है। क्योंकि और मार्केट में जो है मुझे लगता है माँ बाप पता नहीं कैसे सस्टेन कर लेते हैं। 15-16,000 एक रूम का रेंट है, उसके बाद उसके खुद के खर्चे हैं, 25,000 का खर्चा जो है वो एक स्टूडेंट का ही हो जाता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी है। बट ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक चैलेंज आता है। कोचिंग्स में आने के बाद में तो क्या ऐसा है कि सिर्फ ऑनलाइन में ही डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, ऑफलाइन में बच्चे जो कोचिंग्स में आ रहे हैं वो डिसिप्लिन है, या फिर लाइब्रेरीज में जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वहां पे? मोस्ट ऑफ द लोग जो है मुझे लगता है कि वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। अब मान लो आप क्लास में गए, आपने किसी टीचर को देखा, उसने बहुत ही अच्छा करवाया। अब आपने बाकी बच्चों को भी देखा। जब आप भी कभी कोचिंग में गए होंगे आपने देखा होगा कई लोग रिवाइज करते हैं लाइन में लगे हुए, तो उनको देख के कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। ऑनलाइन स्टडी में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ जो है वो ये है कि आपकी जो अंदर की डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। अगर हल्का सा भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन एजुकेशन आप ले मतलब सकते हैं। एक मेजर सा चैलेंज जो मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन में, जो मैंने भी फेस किया, बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज खरीदा होता है उसको वीडियो देखने के लिए, इतने में व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे चले गए, वो रील्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। फिर उनको रियलाइज होता है कि आधा घंटा निकल गया, उनको कुछ और करना था। इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि अगर मैं कुछ और स्टार्ट कर रहा हूँ, हमने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, बहुत जल्दी टाइम निकल गया है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करे और कॉस्ट इफिशिएंट तरीके से प्रिपरेशन भी चलती रहे? एक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक फेमस थे भैया हमारे बीच में, जो हम लाइब्रेरी जहाँ जाते थे,
उन्होंने ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो लॉक लगा रखा होता था, वहाँ पे वॉलपेपर था। वो वॉलपेपर एक्चुअल में किसी और का होता था, जो उनके साथ कॉम्पिटिशन में था। तो उनका ये कहना था कि जब भी मैं ओपन करूँगा उसको तो मुझे वो दिखाई देगा, और उसको देखने के बाद मेरे माइंड में आएगा कि मैं कॉम्पिटिशन करना है मैंने इसके साथ, तो वो मोबाइल को साइड में रख देंगे। मतलब अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि वो इन्वायरमेंट मैटर करता है कि आपके हुँ, आसपास में कैसे लोग हैं, उससे ज़्यादा ही मैटर करता है। लेकिन सपोज करो कोई स्टूडेंट दिल्ली का नहीं है, वो बिहार में बैठा हुआ है, राजस्थान में, उड़ीसा में, ऐसी जगह पे है जहाँ पे दूर दरार पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, जो घर के लोग भी बोल रहे हैं कि तू फौज में चले जा, या फिर तू क्लरिकल एग्जाम्स दे दे, तू जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन ले, 12th कर ले, ग्रेजुएशन। वो अगर ये प्लान कर रहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना, और कंसिस्टेंटली एक प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में कि 1 साल 2 साल नहीं हुआ तो एक प्रेशर बनने लगता है। करोल हुँ, बाग वारन में हमने देखा है कि यहाँ पे वो प्रेशर नहीं बनता, क्योंकि बच्चों के बीच में एक इन्वायरमेंट है। तो हुँ। वैसे सिचुएशन में क्या वो बच्चा घर पे रह करके तैयारी करेगा ऑनलाइन स्टडीज के माध्यम से, तो आपको लगता है कि वो उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाएगा? अगर देखिए, नहीं तो मुझे क्या कर सकता है? मुझे इस केस में लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर करता है। सही गलत जो है हमें पता होता है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, गाँव में फिर भी बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन करोल बाग में क्या होता है कि स्टूडेंट आया, फिर वो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने लगता है, फिर उसको अच्छा रूम चाहिए, फिर रूम चाहिए जिसमें बालकनी हो, फिर उसका फ्रेंड सर्कल बन जाता है, फिर उसके थ्रू उसको अच्छा रूम मिलता है। फिर हर शनिवार को वीकेंड्स पे वो अपने दोस्तों को बुलाता है और एंजॉय करता है वहाँ पे। तो कहीं न कहीं फिर उसको रूम अच्छा लगने लगता है और उसकी लाइफ बन जाती है एक। बट वो उस इसका लाइफ से निकलना नहीं चाहता। ठीक है, बट इसका एक मुझे चैलेंज ये लगता है कि हर स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हुँ, करोल बाग में आए, 15-16 हज़ार का रूम ले, 2.5-3 लाख का कोचिंग ले, उसके बाद से वो पार्टीज करे। मतलब मुझे लगता है कि जो इलाइट क्लास है वो अफोर्ड कर पाती है, या फिर जो मिडिल में जो अपर मिडिल क्लास है वो अफोर्ड कर पा रही है। हुँ। लेकिन जो गांव से बच्चा आ रहा है दिल्ली में, तो क्या वो करोल बाग में रह रहा है या फिर उसके आसपास में रह रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, वो कैसे प्रिपरेशन कर रहा है? अब उस केस में देखें तो मोस्ट ऑफ द लोगों को जिनको मैंने देखा है, या तो आपकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, चलो 1000 में से एक था जो मेहनत करके उस लेवल से निकला और उसका एग्ज़ाम हो गया। लेकिन लोग जो हैं वो गाँव से आ जाते हैं, फिर यहाँ पे स्ट्रगल में उनका सारा समय चला जाता है, जो कि वो तैयारी में दे सकते थे घर पे रह के। जैसे स्ट्रगल जैसे? जैसे कि मान लो वो शेयरिंग पे रहेंगे 3 लोगों के साथ, अब सोने का समय हर व्यक्ति का जो है वो अलग-अलग है। हम्म। अब उनको खाने में स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का एक समय का खाना आता है, ओवरऑल में अगर बात करें। हम्म। मुखर्जी में 60-70 के आसपास का है। हम्म। तो उसके लिए 300 रुपए का रोज़ाना का खर्चा ये हो गया, ठीक है? तो इन स्ट्रगल से निकलने के लिए वो क्या करता है कि किसी कोचिंग में जो है वो कोई काम करना शुरू कर दिया, और धीरे-धीरे उस काम में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगती है, इधर इन्वॉल्वमेंट कम होने लगती है। ओके। और उसके पास जो पैसा आता है उसकी फिर डिपेंडेंसी होने लगती है। तैयारी जो है वो बहुत पीछे रह जाती है और वो कहीं और आगे निकल जाता है। मतलब वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो जिस काम को करने आया था उससे कहीं ना हुँ। कहीं डाउन द लाइन डेविएट होने लगता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ जिनको हमने देखा है, रुपेश सर ने देखा है, मैंने देखा है, तो ऐसा हमने देखा है, तभी हम लोग बोल रहे हैं। हाँ तो आप मतलब। लोग कमेंट सेक्शन में आर्गुमेंट करने लग जाएंगे, सही नहीं ऐसा नहीं होता, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मेजोरिटी जो है वो इस तरफ अब जाने लग गई है। और एक चीज जो मैंने पर्सनल नोटिस किया है कि लाइक कोविड के पहले का अगर हम क्राउड देखें, तो उस वक्त में ना जो सीनियर्स थे वो कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे लगता था कि काफी डेडिकेटेड है, 2-3 बार मेंस दिया हुआ है, लगे हुए हैं। अभी के टाइम पे जो क्राउड आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो रील्स और जो शॉर्ट्स और जो इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं कि एक आईएएस ऑफिसर गेट खोला, उतर करके आ रहा है, जा रहा है, इससे जो प्रमोट होकर के जो क्राउड आती है ना, उसको डिमोटिवेट होना, उसको डेविएट होना और उसको डिप्रेशन में जाना बहुत नेचुरल है। और सर इससे रिलेटेड मेरे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी है कि जो बच्चे इस जर्नी में स्टक कर गए, जिन्होंने 2 साल दे दिया, और वो डिप्रेशन है, डिमोटिवेशन है, इसमें फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स उनको क्या अपनी प्रिपरेशन को उसी पेस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? सेकंड थिंग इज कि उस एस्पिरेंट को, वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का, उसके पास में एक अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए कि वो प्लान बी में क्या लेकर के जाए? मतलब एक यूपीएससी का एस्पिरेंट जिसने इतना ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, कौन कौन से एरियाज को हिट कर सकता है एज अ प्लान बी? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी व्यक्ति को कितनी कितनी देर तक प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। आप एक चीज़ देखिए, या तो सिलेक्शन ले लो, या सिलेक्शन नहीं हो रहा 2 साल में कुछ और ज्वाइन कर लो, फिर आपका कुछ बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ में जो है वो लगे रहते हो, बाकी ऑप्शन खत्म हो जाते हो और आप कहीं के नहीं रहते, फिर उसी मार्केट में स्ट्रक होकर रह जाते हो। ठीक है? तो ये दिक्कत है पहली। दूसरी ये है, अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ से है तो वो अपना मास्टर्स करे उसमें और उसमें नाम कमाए। यूपीएससी इतनी नॉलेज दे देता कि आप जहाँ भी जाओगे नाम कमा लोगे। तो फिर क्या ही दिक्कत है कहीं और कमाने में? ठीक है? तो ये सब करना चाहिए। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पावर आईएएस का आपके पास नंबर है, तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। हम लोग डेफिनेटली। कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट भी इसीलिए किया गया था। एक फोमो होता है कि मैंने हिस्ट्री की एक किताब पढ़ ली, फिर लगता है कि इससे एक क्वेश्चन नहीं बना यूपीएससी का, तो दूसरा पढ़ लेता हूँ, तीसरा पढ़ लेता हूँ, पांचवा पढ़ लेता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, कंटेंट बढ़ते जा रहा है, एंड यूपीएससी इज मोर अबाउट रिवीजन, लेस अबाउट मोर रीडिंग।
मतलब एक हिस्ट्री में टर्म आता है, रिवीजन को हम कंसोलिडेशन कहते हैं और ज्यादा पढ़ना को एक्सपेंशन कहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी में अपने सोर्सेज पे एक्सपेंशन कम कर रहे हैं, कंसोलिडेशन ज्यादा कर रहे हैं, सो दैट इज समथिंग दैट मैटर्स आई फील। वही लेस इज मोर। लेस इज मोर, लेस इज डेफिनेटली। मोर। सर स्कैम का जो टॉपिक है, जहां से हमने डिस्कशन को स्टार्ट किया था, तो कोचिंग्स में लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड स्कैम। अभी एक यूपीएससी का बहुत बड़ा घटना हुआ था, लाइब्रेरी में कुछ बच्चों को डूबने के कारण दे अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई थी। और देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने कहा कि जो बेसमेंट की लाइब्रेरीज थी उनको बंद करा दिया गया। जी। अब जो बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हुई वो ये सोच के बंद हुई कि इसमें खतरा है, वाटर लॉगिंग का इशू है, पानी आ रहा है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है। बट अब वो एकदम उल्टा हो गया है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि बेसमेंट से लाइब्रेरी हट गई है, तो अब लाइब्रेरी जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे गई है उनके प्राइसेस डबल और ट्रिपल हो गए। पहले जो 3,000 की लाइब्रेरी थी अब वो 6,000 8,000 की लाइब्रेरी आ रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि 8,000 रुपए अगर कोई लाइब्रेरी में दे रहा है, सो डोंट यू फील कि दैट इज टू मच एक सीट के लिए? इज दैट फिजिबल? नहीं, वो जो है वो सही नहीं है। इवन मैं आपको एक लाइब्रेरी की बात बताता हूँ, ओवर एंड में ही एक लाइब्रेरी ऐसी भी है जहाँ पे पिल्लो ये सब चीजें दी जाती हैं कि वो आराम से रेस्ट कर पाए। बच्चे इवन डिनर हो गया ये सब की लगा हुआ है। स्टूडेंट लाइफ में मुझे जहां तक लगता है कि बेयर मिनिमम पे सरवाइव करना चाहिए। आप स्टूडेंट लाइफ पे घर जैसा माहौल क्रिएट कर लो कि फ्रिज भी ले ली, फिर वॉशिंग मशीन भी ले ली, सब कुछ रख लिया, फिर आप स्टूडेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के अलग अलग तरीके मिल जाते हैं आपको। तो इन सब चीज़ों से बचिए। बाकी लाइब्रेरी का कल्चर जो है वो आजकल खराब हो रहा है। लोग लाइब्रेरी को इस कंटेक्स्ट में नहीं देखते कि वहां पे जाके मैं कुछ सीखूंगा, बस इस कंटेक्स्ट में देखते हैं कि वहां पे मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। कई लोगों के साथ लाइब्रेरी में ऐसा भी देखा है कि 4 बजे जो है वो आएंगे, मान लो इवनिंग में 5 बज गए तो चाय का समय हो गया, अब ये हो गया वो हो गया, तो ऐसे करके पूरा समय निकल जाता है। शाम को 10 बजे वो अपने घर जाते हैं, वहां पे ऐसा फील करते हैं जो फेक है फीलिंग कि मैं आज बहुत मेहनत करके आया हूँ, कल फिर से जाना हाँ, है। मतलब उन्होंने अपने आप को एक ऐसे कंफर्ट जोन में डाल दिया जहां पे डाउन द लाइन उनको ये रियलाइज हो रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट वो मेहनत एक्चुअली में उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो रही है। वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ रही है। राइट, दैट इज ऑब्वियसली एन इंपॉर्टेंट थिंग। सर इसके बाद अगर हम देखें यूपीएससी की जर्नी में, बेसिकली जैसे रहना हो गया, खाना हो गया, बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो रेंट्स लेने जाते हैं, मकान लेने जाते हैं, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लिया जा रहा है उनसे, सिक्योरिटी मनी, फिर एडवांस पेमेंट लिया जा रहा है, ऊपर से हाई रेंट्स है। मतलब एक छोटे से कमरे के लिए अगर स्टार्टिंग में जाना है तो 30 40 50 हज़ार रुपए वो एक बार में देता है, जिसमें उसका 1 महीने का एडवांस होता है, फिर उसमें सिक्योरिटी होता है, फिर उसका मंथली जो भी एक्सपेंसेस है एंड ऑल दैट। तो ये जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक स्कैम हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ कोचिंग्स, बहुत प्रोमिसेस कर रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, ये भी एक स्कैम हो रहा है। अगर हम देखें सर इस तरीके के और कौन कौन से फील्ड जहां पे आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के बेसिस पे ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज चल रही है करोल बाग में या मुखर्जी नगर में, कल अगर स्टूडेंट यहाँ से निकलता है तो ये कोलैप्स हो जाएंगी, वहां की इकॉनमी चली जाएगी? वहाँ का अगर रियल एस्टेट देखें, वहाँ पे जो रेंटिंग का फैसिलिटीज है ये सब हो गया, खाना हो गया। अभी इवन जब ये इवेंट हुआ था जिसमें बच्चों की जो है वो मृत्यु हो गई थी बेसमेंट में चलते, तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स ने ये भी कवर किया था कि जो खाना दिया जा रहा है वो खाना जो है वो हाइजीनिक नहीं है प्रॉपरली, कि वो खाएंगे तो वो बीमार ही होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ये जो कोलैप्स कर जाएंगी। इवन मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट आसपास के जो 5 या 10 किलोमीटर का एरिया उसकी इकोनॉमी वही चला रही है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है कि इकोनॉमी चल रही है, अभी पर ये सस्टेनेबल लेवल पे। अभी सर एक और चीज से निकल के आ रहा है कि बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें करोल बाग को हटा करके अलग जगह अपना हब बनाना चाहिए, बिकॉज करोल बाग में जैसे वो एक स्टूडेंट वाला सीन हुआ, उसके पहले एक एस्पिरेंट जिसका मेंस था इस बार 5th अटेम्प्ट था, और इलेक्ट्रिक शॉक आपने सबने न्यूज देखा था पटेल नगर में, उसका डेथ हुआ। उसके 2-3 दिन बाद एक ऐसा न्यूज आया कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे स्कूटर के पास खड़े हुए कुछ डिस्कस कर रहे थे और 3rd फ्लोर से एसी गिरा और उसके सर पे गिरा और स्पॉट डेथ हो गया। तो ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस जगह पर, रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे हैं, एस्पिरेंट्स आ रहे हैं और सबके लिए मार्केट हो गया। मतलब आप देखो एक छोटा सा बुक स्टॉल वाला वो भी करोल बाग के नीचे खड़ा है, बाकी किसी मेट्रो में आपको रेयरली दिखाई देगा, है ना। फूड वाले वहां पे लगे हुए हैं, बहुत सारे आउटलेट्स खुले जा रहे हैं। तो इसको लेकर के एक नया आ रहा है कि हमें अपना टीचिंग हब चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने नोएडा और बाकी जगह शिफ्ट किया। आपको क्या लगता है लुकिंग एट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, क्या इन फ्यूचर ये सच में जो एक माहौल है, जो एक हब है, ये चेंज हो सकता है या फिर बच्चे ऑनलाइन पे ज्यादा रिलाई करेंगे? मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो ऑनलाइन का ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ को भी कंसर्न ले रहे हैं कि ये देखो वहाँ पे ऐसा हो गया, अगर वहीं हमारे बच्चे होते फिर। तो अभी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो ऑनलाइन के केस में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऑनलाइन के केस में फिर मैं सर उसी चीज पे वापस आऊंगा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जी। कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सर कि बच्चा मिसगाइड बहुत हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना, मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, वहाँ पे 50 वीडियोस आ गई। अब मैं किसी की भी वीडियो देख रहा हूँ, किसी ने कुछ कराया, किसी ने छोड़ दिया है, तो वो भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है। तो एक बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए? बैलेंस अप्रोच जो है वो यही होना चाहिए। इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर द हिंदू में ऑनलाइन देख लूँ,
तो मेरा उनको यही रिकमेंडेशन होता है, और इवन हमारे टीचर्स ने भी हमें यही बोला है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ देख लेते हैं तो आपकी जो खुद की सोचने की शक्ति है वो गायब हो जाती है। आप उसको पहले रीड कर लो, फिर उसके बाद ऑनलाइन देख लो, ये एक बैलेंस अप्रोच है। अगर आप बोलो कि सर मैं किताबें तो बंद ही कर दूंगा, लेकिन किताबें पहले कलेक्ट कर लूंगा ऐसे, और लेकिन मैं ऑनलाइन देखूंगा सब कुछ। और मेजरली मुझे लगता है ना, यूपीएससी की प्रेपरेशन में सबसे ज़रूरी है होश में आना। कई लोग जो हैं वो उनका माइंड उनको फेक ये देता रहता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम 10 घंटे लाइब्रेरी में लेके आए हो, 10 घंटे हो सकता है उसने म्यूजिक सुना हो या कुछ प्ले करके देखा हो, तो उसको हम मेहनत नहीं बोल सकते। तो इसके इस चीज़ से निकलिए। इससे रिलेटेड एक और चीज है, बहुत लोग आजकल वर्चुअल लाइब्रेरी कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, उन्होंने लैपटॉप में सिस्टम में लाइब्रेरी स्टार्ट कर दिया। जैसे लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ, टाइमिंग स्टार्ट हो गया, उस टाइम पीरियड में उन्होंने किताब पढ़ना स्टार्ट किया, पानी पी रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, घर पे लोगों से बात कर रहे हैं, साथ में बैठ करके खाना भी खा ले रहे हैं, और वो सारा टाइम कैलकुलेट हो रहा है। क्यूमुलेटिवली वो पूरे दिन में मुश्किल से 6-7 घंटे पूरा करें, उनको लग रहा है कि 7 घंटा कितना पड़ा, लेकिन अगर वो अपने इफिशिएंट टाइम देखे तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 घंटा होता है। तो कहीं ना कहीं एक ये प्रॉब्लम है कि हम जो अपना टाइम इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी मैटर्स। और मुझे लगता है सर कि डेली 8-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर कंसिस्टेंट होकर 6 घंटे भी करें तो वही इट इज डूएबल, है ना। वही लेस इज मोर जो है वो ये अपना लो, उसी बेसिस पे मेहनत करते रहो बस। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज नाइस कमिंग हियर ऑन द प्लेटफॉर्म, थैंक यू।